एक होता है रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एसेट और दूसरा लायबिलिटी। एक एसेट होता है एंड सेकेंडली लायबिलिटीज होता है। तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा देखिए, ये रिकरिंग नेचर होता है और ये वन टाइम होते हैं। असल में ये वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे पहले आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक्सपेंडिचर है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, ठीक है भाई, गवर्नमेंट का पैसा जाएगा। एक बात आपको मैं बताऊं, तो ये बात ना मतलब बुक के अंदर दे रखी थी, जो मैंने किसी बुक के अंदर तो पर्टिकुलर देखी नहीं है। ये विद इन 1 ईयर होते हैं, ये मोर देन 1 ईयर होते हैं। मतलब ये एक्सपेंडिचर ऐसी चीजों पर किया जाता है जो चीजें लॉन्ग टर्म तक यूज की जाती हैं। ये वाला एक्सपेंडिचर होता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब विद इन 1 ईयर के लिए एक्सपेंडिचर होता है। ये मैं एक वो बता रहा हूँ, इसके अंदर कहते हैं एक स्टडी कह दो या कुछ कह दो, जो कॉमन बात देखी है मैंने। ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक के लिए होते हैं। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी होती है जो, वो गवर्नमेंट को पे करनी ही पड़ेगी हर हालत में, कंपलसरी है भाई। चाहे गवर्नमेंट को उसके लिए कहीं से बोरो करके करने पड़े, बट ये देनी पड़ेगी ना। कोविड के चक्कर में आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट ने भाई बहुत बड़े लोन के ट्रैप में फंस गई थी। तो 5,000 करोड़ का इन्होंने लोन लिया। 5,000 करोड़ का लोन क्यों लिया? क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सैलरी क्या रुकी हुई थी। तो क्या था, गवर्नमेंट को क्या इसके लिए लायबिलिटी देनी पड़ी। मतलब गवर्नमेंट का बोरो तो बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। ये एक्सपेंडिचर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने का एसेट्स गवर्नमेंट के क्या होते हैं? कम होते हैं। सब्सिडी, अब आपके घर पे अगर किसी घर पे एलपीजी आता होगा, एलपीजी सिलेंडर आता होगा, तो क्या एलपीजी सिलेंडर अभी कोविड के चक्कर में 700 से 1400 का हो गया था? 700 से 1400 का हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था ना। क्योंकि गवर्नमेंट 700 की सब्सिडी आपको देती गई कंटिन्यू। क्या गवर्नमेंट कहीं से बोरो करेगी, बट वो आपको हर में देगी। तो गवर्नमेंट के एसेट्स तो कम हो सकते हैं बट बढ़ नहीं सकते। और ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जितने भी ओल्ड पर्सन है भाई उन लोगों की पेंशन बिल्कुल नहीं रुकी। कोई भी इमरजेंसी का केसेस होगा, ये गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है कंपलसरी, चाहे गवर्नमेंट कैसे बोरो करके दे पैसा। और ओल्ड एज पेंशन के साथ साथ मैं क्या डाल दूं? ओल्ड एज पेंशन के साथ हाँ आप डाल सकते हो, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है ना, वो मैं एक बार सॉल्व करवाऊंगा सब बच्चों को ना। मुझे एक बार रिमाइंड करा देना कल की क्लास में ना, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। असल में वो जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो दी हुई है ना, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम दी है, ये हमारे सिलेबस से हटे हुए 2 साल हो गए थे। 2 साल पहले वाला टॉपिक हमारे कोर्स से हट चुका है। ये इनकम वो इनकम होती थी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो हम पे ना कंजम्पशन के लिए, सेविंग के लिए अवेलेबल होती है, जिसे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते थे। ये कोर्स से हट गया है, लेकिन पता नहीं मैम ने क्यों दे दिया क्वेश्चन के अंदर डाल के। क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड से तो बहुत सिंपल हो जाएगा, लेकिन इनकम मेथड से करने में मेथड मुझे आगे बट इनकम मेथड से दिए। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर हमने हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो कर रखा है कोई अमाउंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं से बोरो कर रखा है, मान लो यूएस से बोरो कर रखा है, तो इंडिया को भाई उससे पर मंथ क्या देना पड़ेगा? पर मंथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लोन ले रखा है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेंडिचर के एग्जाम सीखे मैंने चारों, जो बेटा क्या होते हैं कंपलसरी करने पड़ते हैं। तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर which neither increase in asset or nor reduction in liability। मतलब जिसमें एसेट कभी बढ़ेगा नहीं और लायबिलिटी कभी कम नहीं होगी। लायबिलिटी कैन बी इंक्रीज बट नॉट अ डिक्रीज। तो इट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? भाई क्या बोलिएगा, कैपिटल फिर से बोलना डेफिनेशन। revenue expenditure are those expenditure, देखिए पहले सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। revenue expenditure are those expenditure which create which reduction in assets or increase in liability। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, जिसमें एसेट्स क्या हो जाता है रिडक्शन हो जाता है और लायबिलिटी क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर विच नीदर या नाइदर, जो भी यूज कर लो, विच नीदर रिडक्शन इन विच नीदर रिडक्शन विच नीदर इंक्रीज इन एसेट्स, जो कभी एसेट्स को बढ़ने नहीं देती, और नॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी को कभी डिक्रीज नहीं होने देती, बढ़ तो सकती है बट लायबिलिटी कभी डिक्रीज नहीं होती, तो दिस कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जैसे आपने एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग करा, एक बिल्डिंग परचेज कर लिया आपने, तो आपके एसेट्स क्या हो गए भाई? बढ़ गए, आपके एसेट बढ़ गए। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी करा, एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी करा, आपने मशीनरी परचेज कर ली तो एसेट बढ़ गए। आपने एक्सपेंडिचर ऑन शेयर करा, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर करा तो एसेट बढ़ गए आपके। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन का मतलब किसी से आपने लोन ले रखा था, तो उसको लोन को आपने रीपे कर दिया, मतलब वापस कर दिया, तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोस एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज इन एसेट और रिडक्शन इन लायबिलिटी, जिससे एसेट्स बढ़ जाते हैं, लायबिलिटी रिडक्शन होती है, तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। बेटा समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा बच्चों? सर इसमें थर्ड वाला यस एग्जांपल सर आ रहा है। बहुत बढ़िया। थर्ड वाला एग्जांपल कौन बोल रहा है? सर मैं बस पूछ रहा हूँ लिखा क्या आपने। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर ऑन शेयर, शेयर और बॉन्ड से लिखते हैं, शेयर एंड बॉन्ड। अच्छा प्रियंका बताइए क्या होगा? प्रियंका एक बार बताओ बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर एक्सप्लेन करूं? हाँ जी। यस सर। सर आपने पढ़ाया बजट एक्सपेंडिचर जो 2 टाइप्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोस एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीज इन एसेट्स नॉट। हमें गवर्नमेंट, जैसे आपने पढ़ाया गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी जो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी, चाहे वो किसी से बोरो लेके करे या कैसे भी। सेकंड आपने पढ़ाया सब्सिडी, जो वो भी अच्छा आपको। आप रुक जाओ, डिस्टर्ब हो रहे हो आप, चुप करा दो पहले बच्चों को। यस सर, बहुत ज्यादा आज गेस्ट आए हुए हैं ना, इसलिए सॉरी सर। भाई नहीं नहीं कोई बात भाई एक चीज पूछनी थी। नहीं। हाँ कौन बोल रहे हो? भाई एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो। भाई जैसे कि हम बिल्डिंग पे खर्चा कर रहे हैं तो भाई कैश भी तो जा रहा है, मतलब वो भी तो एसेट्स ही है। बच्चा मैंने क्या बोला, ये लॉन्ग टर्म तक के लिए होता है, ये वाला जो एक्सपेंडिचर होता है ना, ये फिक्स एसेट्स के लिए होता है स्पेशली। ये जो एक्सपेंडिचर होता है, अगर आप बोलोगे कि आप भाई 5 लाख की 5,000 का कोई कैश से अगर आप वो खरीद रहे हो, तो कैश क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी जो ये एसेट्स है ना, ये फिक्स एसेट्स है। ये जो इस कैपिटल वाले में मैंने जब भी आपको बताया, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म तक के लिए होता है। तो इसके अंदर जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो फिक्स एसेट्स के ऊपर होता है स्पेशली। फिर तो एक ही पॉइंट सक्सेस ही नहीं हो पाएगा, हर पॉइंट में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको रिटर्न में, कैश जब जाएगा तो ऐसे तो एसेट्स भी कम हो जाएगा उतने का, फिर एसेट्स खा भी जाएगा, फिर तो कुछ ऐसे अकाउंट फेल हो जाएगी। यहाँ कैश अगर जाते हैं ना, फिक्स एसेट्स बढ़ते हैं आपके। ठीक है भाई? ठीक है भाई। मिटा दूं बेटा इसको, रद्द कर दूं? नमन, नमन आप बता दो भाई एक बार जल्दी से।
भाई आपने बताया बजट एक्सपेंडिचर हमारे दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। revenue हाँ जी, मतलब revenue expenditure refers to those expenditure which neither create assets and not neither create assets and not decrease in liabilities। आप इसके अंदर हाँ आपने जी, पॉइंट लिखा है भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरी गवर्नमेंट को हैव टू पे, यानी कि उनको पे करनी पड़ती है। तो सब्सिडीज हाँ, पे उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, ओल्ड एज पेंशन भी उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है, और भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, जिससे भाई हमारे एसेट्स तो बढ़ते नहीं है, लेकिन एसेट्स में भाई गिरावट नहीं होती, लेकिन लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। फिर आपने बताया भाई बिल्कुल। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच neither decrease the liability and in and nor sorry भाई capital expenditure are those expenditure which increase the asset and decrease the liabilities। फिर इसमें बताता है एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर करते भाई हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। एक्सपेंडिचर ऑफ मशीनरी भाई वो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। एक्सपेंडिचर ऑफ शेयर एंड बॉन्ड वो भी हमारे एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग बेनिफिट होता है। फिर भाई रीपेमेंट ऑफ लोन, हम लोन को रीपेमेंट करते हैं, तो भाई इसके अंदर भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है पर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। चलो ठीक। देखो बेटा, कुछ अदर बजट एक्सपेंडिचर होते हैं, इनको बस देख लेना, इतना ज्यादा फोकस मत करना इस पे। ये मैं बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू में आ जाते हैं कई बार, इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको। अदर बजट एक्सपेंडिचर, अदर बजट एक्सपेंडिचर में फर्स्ट होता है प्लान एंड नॉन प्लान, प्लान एंड नॉन प्लान बजट एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान बजट एक्सपेंडिचर। देखिए, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, प्लान बजट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? these are those expenditure these are those expenditure those expenditure with plan expenditure are those expenditure which are related to which are related to 5 year plan, 5 year plan or other plan program or other plan and program, plan and program। जो बेटा अदर प्लान और प्रोग्राम से रिलेटेड होते हैं, दिस कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर, किसी को प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दीज आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू 5 year प्लान और अदर प्लान और प्रोग्राम। ठीक है, एक्सपेंडिचर जैसे 5 year प्लान के अंदर एक्सपेंडिचर होंगे, तो कौन से प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं? जो 5 year प्लान के अंदर एक्सपेंडिचर होंगे, कौन से प्लान एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? यू कैन से कंस्ट्रक्शन और रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल भाई स्कूल बनवाने हमें, ये प्लान कर सकते हैं। बिल्डिंग या हमें हॉस्पिटल, जैसे हमने बोला इस बेटा आने वाले 5 सालों में हम 20 हॉस्पिटल नए ओपन करवाने हैं, तो ये प्लान एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल या एंड रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं इनकी प्लानिंग की जाती है, तो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। नॉन प्लान बजट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान बजट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान बजट एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है? दीज आर दोज एक्सपेंडिचर, these are those expenditure, these are those expenditure which are related to which are related to which are not related to which are not related to 5 year plan, 5 year plan or other plan or other plan, plan and program। ठीक है, प्लान एंड प्रोग्राम जो इनसे रिलेटेड नहीं होते बेटा। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं बच्चों जो अनसर्टेन होते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कोविड, एक्सपेंडिचर by government during
ड्यूरिंग कोविड 19 के तौर पे जो गवर्नमेंट ने बेटा खर्च करा है जितना भी पैसा, क्या प्लान था? पहले से ही गवर्नमेंट प्लान करके बैठी हुई थी कि इतना पैसा हमें खर्च करना है, गवर्नमेंट को अर्जेंटली करना पड़ा ना, है ना? या जैसे फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प फाइनेंशियल हेल्प किसी की भी फाइनेंशियल हेल्प करना टू द फ्लड विक्टिम हो गया, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर होती है, विक्टिम्स हो गए, उनकी बेटा फाइनेंशियल हेल्प की जाती है बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे नॉन प्लान होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन प्लान होते हैं। क्लियर हो रही है ना बात क्या बोल रहा हूँ मैं? प्लान क्या होता है और नॉन प्लान क्या होता है, आपको आइडिया लग गया होगा। रफ कर दो उसको। यस सर। देखो पिक्चर डिफरेंट हो गया है। जब आपको स्क्रीन गायब हो जाए तो मैं उस समय में कुछ देखने लग जाता हूँ बच्चे को। एक या दो बच्चे का, एक बच्चे का पिक्चर डिफरेंट हुआ है सर। चलिए रफ कर दो उसको बच्चों। हाँ जी यस सर। देखिए, क्योंकि आज मैं पूछूंगा नहीं, फिर अगर पूछूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को। सेकंड होता है इसके अंदर डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एंड नॉन डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, सबसे सेकंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? विच आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट एक्टिविटी, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। विच आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम, कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, विच आर रिलेटेड टू डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे डायरेक्ट आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा हो, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज से लिखते हो आप, एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है जो भी प्रोग्राम, इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है तो उससे मैक्सिमम क्या होता है इकोनॉमी में? डेवलपमेंट होता है। तो उससे इकोनॉमी में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। स्कूल बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाते हैं। शॉर्ट में लिख दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉन डेवलपमेंट क्या होता है? जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता, बाद में चल के डेवलपमेंट हो जाए वो बात अलग है, बट एट प्रेजेंट तो डेवलपमेंट नहीं होता। विच आर रिलेटेड टू नॉन डेवलपमेंट, आर रिलेटेड टू which are related to non-development activities। बच्चे बोलते हैं सर नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या होती है? एक मिनट, ये बच्चा कुछ पूछ रहा है, जो बच्चे ने मैसेज करा है मुझे। सर ये सर प्लान है, हाँ बिल्कुल सही है दीप्ति। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं विच आर रिलेटेड टू नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिससे कोई डेवलपमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे अब ना क्या करती गवर्नमेंट, पहले अगर आपने देखा था एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हैं बहुत ज्यादा। जैसे पहले स्कूल थे भाई, दिल्ली के अंदर स्कूल थे, ठीक है भाई, गवर्नमेंट स्कूल थे, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, अब कंडीशन अच्छी हो गई है। तो बच्चे बोल रहे हैं सर अब तो हमारे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होने लगा है। बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ है, बट यार ये बताइए स्कूल को बनने में पूरे भाई 2014 से आम आदमी पार्टी आई है, तो डेवलपमेंट अब तक नहीं हो पाया पूरी तरीके से। और इवन स्कूल तो बहुत सारे ओपन हो गए, बट एजुकेशन उस लेवल की नहीं हो रही जिस लेवल की होनी चाहिए। कुछ लिमिटेड स्कूल है गवर्नमेंट जिनमें थोड़ी एजुकेशन होती है, और तो नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनका चेंज हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बट अंदर जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो वैसे चल रहा है जो ट्रेडिशनल कल्चर था उनका, पुराने पैटर्न पे चल रहा है। तो कहने का मतलब है जैसे ना एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे भाई स्कूल के अंदर जो टीचर था पहले एक नॉर्मल चेयर पर बैठता था, उसको एक बढ़िया चेयर दे दिया, तो ये क्या हुआ? एक्सपेंडिचर अब पहले उसको 500 की चेयर दी जाती है, 5000 की दी जाती है।
तो इससे डेवलपमेंट हो गया? नहीं, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अप हो जाता है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब थोड़ा उनका रहन सहन का स्तर अच्छा हो जाएगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। जैसे अगर पुलिस स्टेशन जाओ, आप वैसे भगवान न करे कभी जाओ, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जाओगे तो वहाँ देखोगे पहले बिल्कुल बेकार होते थे, पीएससी शेयर होती थी, अब पूरा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चलता था। काम तो आज वहाँ पे वही होता है जो पहले होता था। जितने कोर्ट वगैरह है, कोर्ट में आप चले जाओ, कोर्ट पहले एकदम क्लियर होते थे, यहाँ पे फाइलें दिखी हुई हैं, आज सारा डिजिटल काम हो रहा है, लेकिन काम तो वही हो रहा है ना जो पहले होता था। एक्सपेंडिचर डिफेंस, जैसे डिफेंस के ऊपर खर्चा होता है, डिफेंस के ऊपर खर्चा होता है। एक लड़की बोली सर हमने राफेल जो जहाज खरीदे हैं, उस जहाज से हमें सर फायदा मिला? नहीं मिला, बिल्कुल यार, लेकिन उससे हमें डेवलपमेंट हो गया, उससे हमारी कंट्री का। उससे राफेल आने से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट क्या हो गया? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, बस राफेल आने से हमारी एक पावर बढ़ गई है। किसकी पावर बढ़ गई है? कि हम किसी से वॉर करने में ही हमें क्या करेंगे, फिर हेल्प करेंगे वॉर के टाइम में। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है जिससे पब्लिक का कोई डेवलपमेंट हुआ हो, जिससे कि ह्यूमन का कोई डेवलपमेंट हुआ हो। हम सब, एक लड़का बोला नहीं सर हमारी तो रक्षा होनी शुरू हो जाएगी अब राफेल आने से। नहीं यार, वो तो रक्षा वैसे भी हो रही थी, वैसे भी हो रही थी। जिन कंट्री के ऊपर राफेल नहीं है, क्या वो कंट्री डेवलप नहीं है? वो कंट्री भी तो डेवलप है। जिन कंट्री के ऊपर राफेल नहीं है, या उनके पास अच्छी मतलब कहते हैं ना आर्मी नहीं है, या उनके पास अच्छी डिफेंस नहीं है, वो भी तो डेवलप है। तो लेकिन क्या कहते हैं, कहने का मीन्स है जो डिफेंस पे खर्चा हो गया, ये नॉन डेवलपमेंट होते हैं सारे। बच्चे कहते हैं सर इससे डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं होता होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप कह सकते हो, जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है और पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम में जाके इनको आप डेवलपमेंट के तौर पर ले सकते हो। बट डेवलपिंग कंट्री के लिए ये कभी डेवलप नहीं हो सकते। नॉन डेवलपमेंट ये होते हैं कि यहाँ तो हमेशा लोगों के मतलब लोगों को सेटिस्फाई किया जाता है ना, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लगे रहते हैं। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, फिर मैंने एक्सप्लेन इतना ज्यादा कर दिया, ठीक है। मतलब ये दिया हुआ है, अगर मैं एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कभी कि अदर एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, तो उनके नाम दे देगा आपको, डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट। तो आप मतलब ये होते हैं एक्सपेंडिचर, अदर बजट एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो आपको बजट एक्सपेंडिचर बच्चे तो ये फिनिश हो गया है सारा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली जो लर्न रखने हैं वो दो ही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो दो है मेन। ये जो चार मैंने बाद में बताए, प्लान, नॉन प्लान और डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, इन चारों को बस आप ऊपर से समझ लेना थोड़ा सा। मैं नोट्स में लिख के भेजूंगा ये, तो उसमें देख लेना। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर टॉपिक है, वो है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या होता है? व्हाट इज बजट डेफिसिट? बजट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बजट रिसिप्ट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर, और सेकंड होता है बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट होती है, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर और एक होता है बजट रिसिप्ट। तो बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसिप्ट, देखो डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, घाटा। हिंदी में से घाटा बोल देते हैं। ये होता क्या है, जब बजट एक्सपेंडिचर मोर देन होते हैं किससे होता है? बजट रिसिप्ट से, तो आपको बजट डेफिसिट होता है। तो व्हेन बजट एक्सपेंडिचर एक्सिस ऑन बजट रिसिप्ट या ओवर ऑन बजट रिसिप्ट, यू कैन से बजट डेफिसिट। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बजट डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है, बजट डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बजट एक्सपेंडिचर में से, बजट एक्सपेंडिचर में से आप बजट रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं। बजट रिसिप्ट को माइनस कर देते हैं, बजट एक्सपेंडिचर में से आप बजट रिसिप्ट को माइनस कर दोगे तो आपको बजट एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा? बजट डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है जी, इसे इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब हमारी कंट्री के अंदर बजट एक्सपेंडिचर भी है, टोटल एक्सपेंडिचर भी आता है लिखा हुआ। कई बार आपके एग्जाम में टोटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा लिखा हुआ, तो उसे यही बजट एक्सपेंडिचर होगा और टोटल रिसिप्ट आ जाएगी लिखी, टोटल रिसिप्ट आ जाएगी लिखी, तो ये बजट एक्सपेंडिचर नहीं आ जाता है। ठीक है जी। अब बजट जो डेफिसिट होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट कितने टाइप का होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। फर्स्ट इज revenue deficit, revenue deficit. Second is fiscal deficit, and last one is primary deficit. Primary deficit. So there are three types of deficit. First is revenue deficit, second is fiscal deficit, and last one is primary deficit. तो ये बेटा तीन टाइप के deficit होते हैं आपके। सबको क्लियर हो रहा है ये सबको?
दीपक, हाँ भाई। क्या होता है बैड डेफिशिएट दीपक? भाई बजट डेफिसिट निकालने के लिए हम बजट एक्सपेंडिचर में से बजट रिसीप्ट माइनस कर देंगे तो हमें बजट डेफिसिट पता चल जाएगा। अच्छा दीपक, एक बात पूछूं आपसे मैं, बजट एक्सपेंडिचर क्या होता था? अगर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग बजट एक्सपेंडिचर, तो हाउ हाउ कैन डू इट, मतलब हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दीप्ति आप बताओ। दीप्ति, Expenditure plus capital expenditure is equal to budget expenditure. भाई देखो दीप्ति ने बहुत हल्का सा बोला है लेकिन समझ आ गया है। मतलब कैसे आएगा भाई, पता है सचिन? मानव, बजट एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? दो एक्सपेंडिचर जो अभी पढ़ाए मैंने आपको, उन दोनों को ऐड कर दोगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को। जैसे आप ऐड कर दोगे तो यू गेट बजट एक्सपेंडिचर। और व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग बजट रिसिप्ट, देन द टोटल ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, देन यू गेट बजट रिसिप्ट। मानव है? मानव की आवाज नहीं आ रही है। मानव, हाँ मानव है। रब कर दो बच्चों से, कशिश, दोनों कशिश बताओ। Yes, sir. देखो भाई, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब हमारा जो स्टार्ट होता है आज, सबसे पहला हमारा जो डेफिशिएट है। फर्स्ट डेफिशिएट हमारा क्या होता है मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट डेफिशिएट है, इट इज ए रिवेन्यू डेफिशिएट। रिवेन्यू डेफिशिएट, भाई इसको बहुत ध्यान से समझना है यार, बहुत अच्छा टॉपिक है। रिवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है? व्हाट इज रिवेन्यू डेफिशिएट? रिवेन्यू डेफिशिएट करते समय देखिए, आपको दो कंपोनेंट पता होंगे। रिवेन्यू डेफिशिएट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर हो किससे होगा? रिवेन्यू रिसीप्ट पे। तो इट इज कॉल्ड रिवेन्यू डेफिशिएट। When revenue expenditure acts on revenue receipt, it's called revenue deficit. इसी को revenue deficit कहते हैं। When revenue expenditure over on revenue receipt is called revenue deficit. Revenue deficit, इसी को हम revenue deficit बोलते हैं। तो revenue deficit कैसे कैलकुलेट करते हैं? revenue expenditure में से revenue receipt को माइनस करते हैं। How can we calculate revenue deficit? Revenue expenditure minus revenue receipt. Revenue receipt। अच्छा अब ये बताइए, एक तो ना वैसे देखिए, ये आपको आपके कोर्स में इतना ही है, लेकिन ध्यान रखना जो केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी मेरे से वित्तीय ने कल क्वेश्चन भी पूछा था, वो क्वेश्चन तक घुमा के पूछा हुआ था। उसके आंसर मतलब केस स्टडी क्वेश्चन बहुत घुमा के क्वेश्चन होते हैं कि उसका आंसर ना, मतलब बंदा खुद कंफ्यूज रहेगा। जैसे वित्तीय ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, भाई जीडीपी पर टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो टैक्स का ना दो तरीके से इम्पैक्ट देखा जा सकता है जीडीपी के ऊपर ना। फेवरेबल इम्पैक्ट भी होता है, अनफेवरेबल इम्पैक्ट भी होता है। फेवरेबल इसलिए होता है क्योंकि टैक्स तो क्या होती है? गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है। एक मैं क्वेश्चन बीच में ला रहा हूँ, उससे रिलेटेड है ना। टैक्स होती है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है, इसलिए तो पॉजिटिव हो गया, फेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल इसलिए हो गया क्योंकि टैक्स लगने से लोगों की भाई परचेसिंग पावर कम हो जाती है। लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, जिससे कि डिमांड का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, इसलिए अनफेवरेबल होता है। तो भाई क्या था, इसका फेवरेबल पॉइंट भी आ रहा था, अनफेवरेबल। तो उसका थर्ड आंसर क्या दे रखा था जिससे? Sir, ambiguous. एम्बिगस दे रखा था। एम्बिगस मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि ये बात ना कभी भी देखो, उसके तीन आंसर दे रखे थे, एक पॉजिटिव दे रखा था, एक नेगेटिव मुझे दे भी रखा था, जाना और है। एक दे रखा था पूरा एम्बिगस। 5 बजेगा तब हम यहाँ एम्बिगस से का मतलब जाएंगे। था मम्मी को अस्पष्ट, बोल। जिसको हम मामू का क्लास चल एक्सप्लेन रहा है, नहीं देख। कर सकते। क्यों दे इधर आ। रखा था वो? क्योंकि उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जब दोनों इम्पैक्ट होते हैं तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा? एम्बिगस दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये बात अस्पष्ट है, क्योंकि कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ लोग इसके अनफेवर में। तो आप लोग ना इसके लिए केस स्टडी, आप मतलब जो मैं आप पढ़ाऊंगा आपको टॉपिक, ये चीजें काम आएंगी आपको अब, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ तक तो आपके कोर्स में है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इसका इम्प्लीकेशन है, उसको ध्यान से समझना है आपको। इम्प्लीकेशन
ये ध्यान से सुन लो, वैसे तो इसको लिखने के लिए नहीं आने वाला है। पहले क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता था और इवन लास्ट ईयर तो आ भी गया था, लेकिन ये उसमें दे दिया था सीबीएसई ने कि ये क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व नहीं करेगा, इसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में अभी लास्ट ईयर ही, बट इसके अंदर लिखा हुआ था साफ साफ जिस बच्चे ने सॉल्व नहीं करना था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे आपको केस स्टडी करने में बहुत आसानी मिलेगी, मतलब उसमें हेल्प मिल जाएगी बहुत ज्यादा। अब देखिए, अगर किसी भी कंट्री के अंदर when revenue expenditure axis on revenue receipt, तो उस कंडीशन में कंट्री को क्या हो रहा होगा बेटा? डेफिसिट। कंट्री आर कंट्री आर कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम किससे सफर कर रही होगी? सफरिंग फ्रॉम डेफिसिट। ठीक है, तो इस सिचुएशन को कवर करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इससे क्या इंपॉर्टेंस पता चलता है कि उस कंट्री को क्या करना चाहिए। इस इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अब एक कंट्री क्या करेगी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर किसी कंट्री के अंदर इस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? अपना अपना व्यू देंगे आप बच्चे, क्योंकि तो जब ये पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। हाँ जी बताइए। कोई बोले हो इसको? एक सिमिलर नाम के बच्चे उसने आंसर दिया है, सिमिलर अभी आपका आंसर मैं बाद में डिस्क्लोज करूंगा। और कोई बच्चा अपना व्यू देना चाहेगा इस बारे में तो बता सकता है मुझे। खुशी, लक्ष्मी, मानव, शोएब, नमन, प्रियंका, सचिन, साहिल, शिवम, सिमरन, वैष्णवी, रजत। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन करा था, एक मैंने क्वेश्चन ये करा था आप लोगों से, बच्चों के आंसर भी आ गए हैं। कृषि से बोलती है कि ऐसा टैक्स इंक्रीज होगा, बिल्कुल। सर आदित्य बोलता है सर लोन ले सकते हैं, और नमन भी बोलता है सर टैक्स बढ़ेगा। हाँ भाई, आप लोगों के आंसर सबके सही हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे ना
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बेटा ज्यादा होगा बच्चों रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट के पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा? गवर्नमेंट के पास जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा गवर्नमेंट के पास? या तो रिडक्शन करे अपने टैक्स में, रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते थे? अभी मैंने बताया था, गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह कम करे, सब्सिडी वगैरह क्या करे भाई? कम करे, सब्सिडी हो गया है ना, और ओल्ड एज पेंशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, है ना, इन सबको रिडक्शन करे। या सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइज इन टैक्स रेट, राइज इन टैक्स रेट, या टैक्स रेट को बढ़ा दे। टैक्स रेट कौन सी होती थी आपको याद है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? या तो अपने रिवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ा देगी, रिवेन्यू रिसिप्ट को बढ़ा देगी, या तो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। या तो भाई क्या करेगी? टैक्स रेट को बढ़ा देगी, है ना, या क्या करेगी? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर देगी। अब भाई उस कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट केस में तो क्या होगा? या तो अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम कर देगी या टैक्स रेट को बढ़ा देगी। अब भाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करेगी, जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर कब हुआ था ये सब? इंडिया जैसी कंट्री के अंदर हुआ था 2009 में, 2009 में हुआ, हाँ 2009 में हुआ था। 2009 के अंदर ना, जो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एलपीजी पे जो सब्सिडी दी जाती है, एलपीजी सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया था, एलपीजी सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया था। अब ये क्या बता रहा हूँ मैं, ऐसा हुआ था इंडिया के अंदर 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था इंडिया में, कि उस समय हमारे हमें रिवेन्यू डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया था। तो रिवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा था? एलपीजी सब्सिडी को 12 से 9 कर दिया था, 12 से रिड्यूस करके 9 कर दिया था। और आपको समझ नहीं आ रहा हो किसी को सारे बोल करके, देखिए मैं बताता सर हूँ। थोड़ा शुरुआत से कर देना, वो नेटवर्क इशू था। यार ऐसा मत करे करो यार तुम। अभी देखो 2 बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है दोबारा, मानव ने और एक बच्चा ने, तो इनका टॉपिक छूट जाएगा। सर ये जो क्वेश्चन कल मैंने देखा था नेट पे, पता नहीं इसको क्या है, अभी मैंने पता नहीं क्या लिखा है। हाँ दीप्ति क्या बोल रहे हो? जीसी के सर ये सेम क्वेश्चन मैंने कल नेट पे देखा था, लेकिन मुझे हाँ समझ हाँ नहीं आया। दीप्ति, दीप्ति अब मैं जब भी बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था। अब ये नेट पे देखोगे ना, वो सारी चीजें अभी तुम बोर्ड पे भी देखोगे, इस पे कुछ दिनों बाद जब सिलेबस कंप्लीट सा हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो मैं जितने भी तुम चीज सर्च करते हो, ये तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है तुम बच्चों के अंदर, कि तुम अपना एफर्ट भी मारते हो, है ना। कुछ बच्चे बिल्कुल मेरे भरोसे बैठे रहते हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि मैं सारी चीजें खुद करवा दूंगा। लेकिन ना ऐसा होता है ना, आप लोग अपना एफर्ट मारते हो तो अच्छा रहता है इससे, कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहते हो उससे। देखो चलो अपने टॉपिक पे आता हूँ मैं। एलपीजी सब्सिडी 12 से बेटा 9 हो गई बच्चों। अब क्या सीन हुआ है यहाँ पे? देखिए गवर्नमेंट ने बताओ क्या करा था, जो एलपीजी सब्सिडी, जो हमारे घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है ना, एलपीजी सिलेंडर आता है, वो आता है, मैंने बताया था आपको बार बार, पता नहीं मैं दूसरे बैच में बताता हूँ तो मुझे लगता है मैंने आपके बैच में बताया है। 12 सिलेंडर आते हैं, हम मानते हैं एनुअली हमारे घर में एक साल में 12 सिलेंडर यूज होते हैं। तो 12 सिलेंडर पे पहले सब्सिडी आती थी, मतलब पर सिलेंडर हमें, पर एलपीजी जो सिलेंडर होता था ना, पर जो एलपीजी सिलेंडर होता था, अभी बताता हूँ एक बार, तो दोबारा बता दूंगा, अभी पहले मुझे बताने दो। पर जो एलपीजी सिलेंडर होता है 700 रुपए का होता है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 700 का पर सिलेंडर होगा, तो 12 सिलेंडर कितने के आएंगे आपके? 12 7 84, 8400 आप एलपीजी पे खर्च करते हो एनुअली, ठीक है। अराउंड मैंने बता दिया अप्रोक्स, उस समय तो 500 या 400 के आसपास एलपीजी सिलेंडर, है ना। कि मैं 700 पर दिन का लेके चल रहा हूँ, इतने खर्च करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा था, सब्सिडी को 12 से 9 कर दिया था। मतलब गवर्नमेंट ने कहा 9 सिलेंडर तो आपको 700 के हिसाब से मिलेंगे, 9 एलपीजी सिलेंडर तो आपको 700 के हिसाब से मिलेंगे, 9 7 कितने, वो 63। लेकिन जो आपको 3 सिलेंडर है ना, जो 3 एलपीजी सिलेंडर है, वो आपको 1400 के ही मिलेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने इस पे सब्सिडी को खत्म कर दिया था। इन 3 एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी को गवर्नमेंट ने खत्म कर दी थी। मतलब वो 700 रुपए जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक, क्योंकि एक एलपीजी सिलेंडर 1400 का होता है, 1400 के अंदर 700 प्लस 700 होता है, दोनों 700 ऐड होते हैं। लेकिन जो आगे के 3 सिलेंडर थे वो आपको 1400 के मिलेंगे। तो ये कितने के मिलेंगे आपको? 14 3 जा 42। तो आपको टोटल कितना खर्च करना पड़ेगा एनुअली? 10,500। देखो आपको 10,500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 10,500 खर्च करना पड़ेगा। बट आप पहले कितने करते थे? 8,400।
तो भाई इससे क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हम जैसे लोगों पे तो ज्यादा नहीं आता, क्योंकि हम लोग तो एबल है ना इसको बाय करने के लिए, इतना हाँ हम कर सकते हैं। बट इंडिया के अंदर क्या पुअर है, उन लोगों को भाई इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो गवर्नमेंट ने कहा, ये स्कीम गवर्नमेंट की क्या हो गई थी बेटा, फेल हो गई थी बच्चों, ये स्कीम ना गवर्नमेंट की फेल हो चुकी थी तभी, ये बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट की ये स्कीम फेल हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को फट देने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। गवर्नमेंट की स्कीम सक्सेस नहीं हो पाई थी क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, पुअर है। इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है और वो इस स्कीम को नहीं मतलब फेस कर पा रही थी, इससे उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा था। तो इसलिए इस स्कीम को क्या कर दिया था गवर्नमेंट ने, खत्म कर दिया था एलपीजी वाली स्कीम को। तो इस वाले लॉस को कवर करने के लिए इंडिया में ये पॉलिसी सक्सेस नहीं हो पाई थी, यहाँ एक क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। यहाँ पर एक पॉलिसी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, गवर्नमेंट पे लास्ट ऑप्शन क्या होता है, लास्ट ऑप्शन ऑप्शन टू टू क्लियर दिस डेफिसिट, इस डेफिसिट को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट पे लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है। जैसे कुछ बच्चों ने आंसर दिया मुझे बोरोइंग, कुछ बच्चों का आंसर था बोरोइंग होगा, बिल्कुल भाई बोरो करती है लास्ट में आगे गवर्नमेंट, इसे इसे करेक्ट करने के लिए। इंडिया ऐसी कंट्री के लिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलप कंट्री, ये पॉइंट किसके लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए। 15 मिनट बाद ठीक जाना है, है मुझे तो लास्ट मेजर टू ऑप्शन से, गवर्नमेंट पे क्या तो होता चल है, लेके बोरिंग चले करना। जाएंगे, लेकिन रुकें तो बोल बोरिंग दे करने थोड़ा से भी सा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब भी हम अरमान किसी को कंट्री से बोरो करते हैं तो हाँ हमारी लायबिलिटी तो बढ़ जाती चला है, गया। लायबिलिटीज बढ़ जाती है तो किसे बोल रही थी नमाज और पढ़ हमारी चलो। लायबिलिटीज तो इंक्रीज हो जाती है और एसेट्स हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। एसेट्स हमारी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ती है। तो भाई ये तो दोनों कंडीशन कंट्री के लिए बेकार होगी, अगर हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट्स हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, एसेट्स हमारी रिड्यूस हो जाएगी और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी बोरिंग करने पर। तो ये तो दोनों कंडीशन खतरनाक होती है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी क्रिएट करेगी, पॉलिसी गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ पॉलिसी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड create a policy, create a policy to maintain balance, to maintain balance between assets liability, assets और गवर्नमेंट को बेटा इनके बीच में, एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में बैलेंस मेंटेन करने के लिए ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे कि इन दोनों के बीच में बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ पॉलिसी टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी या एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि क्या होता है ये इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब शायद जिन बच्चों ने ये चीजें समझी नहीं क्लास में, मैं बता रहा हूँ आप इन फ्यूचर में बहुत सी चीजों में आपको ये चीजें काम आने वाली हैं। जो आप सुनते हो मेरी बातें समझते हो, अगर ये चीजें अंडरस्टैंड करते हो तो बड़े बड़े एग्जामों के अंदर आप क्वालिफाइंग कर दोगे, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन का मतलब मैंने आपको पहले बताया भाई क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू सबसे ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को लॉस हो रहा होता है, गवर्नमेंट उसे कवर करने के लिए क्या करती है, तो अपने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी या टैक्स इंक्रीज करेगी। बट ऐसा करने से इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने ऐसे ट्राई किया था 2009 में, जब एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती थी 12 से 9 कर देता, बट वो पॉलिसी फेल हो गई थी उस समय। दैट्स गवर्नमेंट एट द लास्ट ऑप्शन टू क्लियर दिस डेफिसिट, गवर्नमेंट ने क्या करा था भाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरिंग करा था फ्रॉम दी अब्रॉड और आरबीआई। गवर्नमेंट ने आरबीआई और अब्रॉड से बोरो करा था, लेकिन बोरोइंग करने पर भाई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और एसेट डिक्रीज हो जाता है। तो गवर्नमेंट से क्रिएट अ पॉलिसी टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन एसेट्स और लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट किया जाए। तो इट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट। बट आपको जो मेन फोकस रखना है वो फॉर्मूले पे रखना है, और आपको इसके ऊपर तो बस ये समझाने के लिए मैंने इतना बोला है। अभी भी किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन हो पूछे मुझसे। सर प्रेजेंट टाइम में 12 से 2009 में होता 12 से 9 सब्सिडीज, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है सर? हाँ, अब तो 12 के 12 पे है। अब तो मोदी जी ने बोल ही रखा है सब्सिडी छोड़ो। उन्होंने एक आंदोलन चला रखा है भाई, सब्सिडी छोड़ो। जो लोग एबल है 1400 का एलपीजी बाय करने के लिए, उन्हें बोला है कि आप 1400 का बाय करो, आप 700 की सब्सिडी छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है, सब्सिडी छोड़ने का मतलब क्या, आप जाओ ना पेट्रोल पंप पे जाओ या कहीं पे भी जाओ, जितने भी होल्डिंग वगैरह लगे होते हैं सड़कों किनारे, वहाँ पे आप देखते हैं सब्सिडी छोड़ो। तो सब्सिडी छोड़ने का मतलब है जो लोग एबल है 1400 का सिलेंडर बाय करने के लिए, उन्हें बोला जाता है कि आप 1400 का खरीद रहे हो यार, आप 700 का खरीद रहे हो, तो आप सब्सिडी को छोड़ दो। तो इंडिया के अंदर कितने लाख लोगों ने सब्सिडी अब तक छोड़ चुके हैं, मतलब वो 1400 का एलपीजी बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत अच्छी है भाई।
देखो अगर हमारे फादर की इनकम 30,000 या 20,000 है तो हमें तो वही 700 हमारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जिनकी इनकम पर मंथ की 5 लाख है 10 लाख है उनके लिए 1400 क्या वैल्यू करते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है, तो वो लोग सब्सिडी नहीं लेते। उनके लिए भी होती है बट वो लोग लेते नहीं है, अपने आप छोड़ देते हैं। और ये सब नहीं करते काम, बहुत से लोग कर रहे हैं, बता। बच्चों क्लियर हुआ हो तो रब करूँ उसको मैं। यस सर। ठीक। कैसे पूछना है, दोनों कैसे से पूछ रहा हूँ मैं, साइंस वाली कैसे से पूछनी है। सचिन आ रहा भाई, खुशी। हाँ भाई आ रहा। यस सर। देखिए अब बच्चे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है ये है फिजिकल डेफिसिट, सबसे ज्यादा फर्दर करता है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का भी फिलहाल फॉर्मूला ही पढ़ेंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला आपने बजट डेफिसिट का लिख दिया, जब हम बजट एक्सपेंडिचर में से बजट रिसिप्ट को माइनस करते थे तो हमारा क्या आता था, बजट डेफिसिट आता था। बट यहाँ क्या करते हो, नेट ऑफ बोरिंग, नेट ऑफ बोरिंग। नेट ऑफ बोरिंग का मतलब होता है बोरिंग को छोड़कर, नेट ऑफ बोरिंग। तो यहाँ पर बस एक पॉइंट डाल दी बजट डेफिसिट से फिजिकल डेफिसिट में। बजट डेफिसिट और आपका फिजिकल डेफिसिट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस फिजिकल डेफिसिट के अंदर एक चीज आती है, नेट ऑफ बोरिंग। ये नेट ऑफ बोरिंग क्या चीज है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बजट डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, टोटल एक्सपेंडिचर में से आप टोटल रिसिप्ट को माइनस करोगे, बट नेट ऑफ बोरिंग, नेट ऑफ बोरिंग। अब ये नेट ऑफ बोरिंग का चक्कर क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर दो टाइप से निकलता है, मैंने बताया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस में कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को ऐड कर देते हैं ना। और आपकी टोटल रिसिप्ट दो टाइप से आती है, एक आती है रिवेन्यू रिसिप्ट और सेकंड होती है कैपिटल रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर दो चीज होते हैं, टैक्स होता है और नॉन टैक्स होता है। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, जब मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया आपको, टैक्स और नॉन टैक्स को ऐड करके आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगी। कैपिटल रिसिप्ट आपकी कब आती है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर तीन चीजें होती हैं, बोरिंग होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है और लास्ट क्या होता है, एक और होता था रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। अब बताओ कहता है इन दोनों को ऐड कर लो, आपकी आ जाएगी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, बट बोरिंग को छोड़ दो, बोरिंग को छोड़ दो। ये तो लिखा नेट ऑफ बोरिंग, बोरिंग को छोड़कर। मतलब जैसे इनके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया 100 करोड़ का, यहाँ से आपको 10 करोड़ इससे मिल गए, 5 करोड़ इससे मिल गए, 20 करोड़ इससे मिल गए, 30 करोड़ इससे मिल गए, टोटल कितने करोड़ हो गए, 30 और 20 50, 65 करोड़। तो आपने एक्सपेंडिचर तो किया 100 करोड़ का और आपको रिसिप्ट कितने मिले, 65 करोड़। तो आपका डेफिसिट कितने का हुआ, आपका 35 करोड़ का। अब इस 35 को क्लियर करने के लिए आप क्या लेते हो, लोन लेते हो ना। जो बोरिंग आता है ना, ये बोरिंग ही तो ये होता है फिजिकल डेफिसिट। क्योंकि यार ये बताओ आपने सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन करके आपका 35 करोड़ का लॉस आया, इस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरो करते हैं। दैट्स व्हाई ये बोरिंग के इक्वल होता है। जो आपका फिजिकल डेफिसिट होगा ना, जब भी आप फिजिकल डेफिसिट निकालोगे तो लास्ट में वो बोरिंग ही आएगा, वो बोरिंग ही होता है, क्योंकि वो बैलेंस तो बचता है उसको बोरिंग ही कहते हैं। जब तो बोलते हैं नेट ऑफ बोरिंग, नेट ऑफ बोरिंग मतलब बोरिंग छोड़कर। अब जब आपका जो आंसर आता है वो बोरिंग ही तो आएगा। अब यार ये तो आपको सारा पैसा मिल चुका है ना, जो पैसा नहीं मिला है वही तो फिजिकल डेफिसिट है, इतने का लॉस हुआ है, मतलब इतने का आपको बोरो करना पड़ेगा। तो फिजिकल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरिंग। और फिजिकल डेफिसिट ऑलवेज इक्वल टू किसको होता है, बोरिंग। ये बात आपको सबको ध्यान रखना है। अगर किसी को इसमें नहीं समझ आया होगा तो वो बच्चा कल की क्लास में मुझसे पूछेगा। कल क्लास, अच्छा कल अकाउंट की क्लास कब है आपकी, अकाउंट या मैथ की कोई क्लास है कल, कब है नमन, 5 बजे? अच्छा सर मेरी सुबह 10 से 12। अच्छा, कुछ बच्चों को 10 से 12 है, कुछ की 5 बजे, तो मैं उस हिसाब से टाइम सेट करूंगा ना फिर। चलो मैं अभी फिर ग्रुप में टाइम डालूंगा, ठीक है कल का। तो कल का जो टाइमिंग रहेगा आफ्टरनून का रहेगा, 2 से 3 के आसपास रहेगा टाइम, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना आप सब बच्चे कल इसके आगे ज्वाइन करेंगे। अगर इसमें डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट इज, अच्छा व्हाट इज द मीन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, आप बताओ दीप्ति, आप बताना क्या होता है फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा।
सर फिजिकल डेफिसिट होता है ओए हिला सर एस्टिमेशन ऑफ बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट दोबारा बोलो ऋतिक। सर एस्टिमेशन ऑफ बोरिंग ऑफ द हाँ बिल्कुल, ये बेटा एस्टिमेशन होता है बच्चों, इसका बोरिंग का कितनी बोरिंग आपको लेनी है, ठीक है। तो किसका एस्टिमेशन होता है फिजिकल डेफिसिट बोरिंग का। सर अब हाँ जी बोलिए। सर सैम्पल पेपर जो है ना सर उसमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवीए एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी तो सर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है ना। हाँ हाँ, नहीं बताओ क्या है, ये फॉल्स कब होगी। देखिए जो जीवीएमपी होता है ना, जीवीएमपी एक फर्म के लिए भी हो सकता है और जीडीपी एमपी ये होता है कंट्री के लिए। आप एक बात ध्यान रखना, वैसे दोनों ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को आप हमेशा पूरा देखना चाहिए। जीवीएमपी एक सिंगल फर्म के लिए भी हो सकता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैसे ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना है। लेकिन ना क्या होता है, अगर वहाँ पे एक फर्म के बारे में डिस्कस कर रखा है और एक कंट्री, जीडीपी तो पूरी कंट्री का होता है। अब मान लो एक्स फर्म को जीवीएमपी दिया हुआ है, तो आप इससे इक्वल जब भी रखोगे जब ये पूरी कंट्री का जीवीएमपी दिया होगा। अगर वहाँ पे नॉर्मल लिखा है जीवीएमपी इक्वल टू जीडीपीएमपी तो ये आंसर सही होगा, ट्रू होगा। नहीं तो अगर फर्म के बारे में डाल दिया जीवीएमपी तो उस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस तो एक सिंगल फर्म की भी हो सकती है ना। यू लाइक से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो। नहीं सर आज जो हमारा पेपर था ना सर वो सैम्पल पेपर में से बना रखा था आधा और आधा सर मैम ने खुद बनाया था तो सर उसमें क्वेश्चन था तो मैम बोल रही है स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी लेकिन सर जो मार्किंग स्कीम है उसमें फॉल्स दे रखा है। मैं बताता हूँ फॉल्स कब होती है। फॉल्स तो मैंने बता दिया ना आपको रीजन, अगर फर्म का केस दे देता है इसमें फिर फॉल्स होगी, नहीं वैसे ट्रू होती है। तो जीडीपी एमपी जीवीएमपी हमेशा इक्वल होता है, बट अगर फर्म का केस डाल देगा इसके अंदर तो फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट की। सिंगल फर्म और पूरी कंट्री की आप कैसे कंपेरिजन दिखा सकते ओके हो। चलो बच्चों फिर मैं कल मिलता हूँ आपको, ठीक है। चलिए बच्चों बाय।